इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई डोंट वांट कि इंडिया का पैसा बिना किसी लिमिटेशन के इंडिया के बाहर जाए। दे वांट कि वॉट एवर मनी यू आर सेंडिंग अब्रॉड फर्स्ट यू नीड टू पे टैक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया में वो पैसा अर्न हुआ है मींस इंडिया में वो इनकम जनरेट हुई है, तो इंडियन गवर्नमेंट वांट सम टैक्सेस ऑन दैट इनकम। Welcome back to the podcast. Today we are having special guest CA Gagan with us, who will help us out about NRE to NRO transfer. Hi Gagan sir, how are you? हाय, ऑल गुड शुभम, हाउ आर यू? I'm good sir. So many NRIs having problem related NRE to NRO transfer, NRO to NRE transfer. How should they take their funds to abroad? So we want some clarification on those topics. So my first question is like, can NRI really transfer unlimited funds from NRE to NRO, or is there any catch? Yes, it's completely true. An NRI can transfer any amount from his NRE account to NRO account. बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि एनआरई इज द फॉरेन इनकम अकाउंट और एनआरओ इज द इंडियन इनकम अकाउंट। तो अगर बाहर का पैसा या डॉलर इंडिया में आता है तो एज ए इंडियन गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वी कैन एक्सेप्ट इट। तो कंप्लीटली फ्री है, एनी अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनआरई टू एनआरओ। Now moving forward, once money goes into NRO, can it be taken back abroad easily? जैसे आई अर्लियर ऑल्सो मेंशन कि वंस मनी कम इनटू एनआरओ तो वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट और इंडियन गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आ जाती है। तो फ्रीली यू कांट टेक इट बैक टू अब्रॉड, बट विद सर्टेन लिमिटेशन और विद सर्टेन कंप्लायंस, like you have to file form 15C and 15CB. With that compliance you can definitely take it back to abroad. Okay. So what's the number one mistake NRIs make while filling these forms like 15CA, 15CB you mentioned? Okay. So foremost mistake is the wrong classification of source of income. Basically, what 15CA is the one form which required by income tax department whenever you are transferring fund from NRE to NRO account. तो उसमें बेसिकली सिंपल चार पांच पॉइंट है कि पैसा कहाँ से आया, कितना पैसा है, किसको भेजना है। तो फोरमोस्ट मिस्टेक इज द लोग जो उसमें क्लासिफिकेशन करते हैं कि कहाँ से वो पैसा आया, वो गलत कर देते हैं। माइट भी वो सैलरी इनकम को एक बिजनेस इनकम दिखा दे या अदर सोर्सेज इनकम को कैपिटल गेन दिखा दे। तो दैट क्लासिफिकेशन इज द foremost mistake made by the NRIs. Why would an NRI even transfer money from NRE to NRO? ओके, तो बेसिकली एन एनआरआई माइट हैव इंडियन ऑब्लिगेशंस। इंडिया में उसका एक परिवार भी होगा, इंडिया में माइट ही हैव सम ईएमआई ऑब्लिगेशंस। उसको हो सकता है इंडिया में वो पैसा किसी को गिफ्ट करना हो, उसको पर्सनल एक्सपेंसेस लाइक उसको कोई रेंट पे करना हो। तो दिस ट्रांजेक्शन कांट बी डन फ्रॉम एनआरई अकाउंट डायरेक्टली। तो उसको वो यूपीआई करने के लिए या ईएमआई ऑब्लिगेशन के लिए या नेज पेमेंट के लिए मस्ट बी हैविंग एन एनआरओ अकाउंट। So that's why he have to transfer fund from NRE to NRO account. लाइक अभी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल नंबर्स को भी यूपीआई अलाउ कर दिया है, तो वो यूपीआई एनआरओ अकाउंट पे हो रहा होगा। Yes. NRE account is the global income account. जैसे someone is earning something from USA, तो USA से वो पैसा उसके NRE अकाउंट में आएगा, वो उसका डॉलर इनकम हो गया। बट जब उसको इंडिया में उसको एक्सपेंस करना है, इंडिया से कोई इनकम उसको आनी है, तो वो फर्स्ट एनआरओ अकाउंट में जाएगा, वहां से फिर वो उसको ग्लोबली ट्रांसफर कर सकता है वो, या फिर वो इंडिया में उसको कंज्यूम कर सकता है। What changes was once money moves into NRO? वंस मनी Taxation, taxation, repatriation or both? ओके, तो वंस मनी गोज टू एनआरओ इट कम्स अंडर जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। वो वहां पे अब उस पे टैक्सेबल, अगर उससे कुछ इनकम अर्न करता है, लेट से अगर वो उस पर्टिकुलर अमाउंट को कहीं पे इन्वेस्ट करके उससे कोई इनकम अर्न करता है, तो दैट विल बी टैक्सेबल। सेकेंड, वंस मनी कम्स इनटू एनआरओ अकाउंट, ही अगेन वांट टू रिपेट्रिएट फ्रॉम एनआरओ टू एनआरई अकाउंट, तो वहां पे उसका लिमिटेशन है। he can transfer like up to USD $1 million only। उसको फॉर्म 15CA 15CB का कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो वंस मनी कम इनटू एनआरओ अकाउंट, उस पे फिर लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन और कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो जो ये आप फॉर्म 15C एंड 15CB का बार बार बता रहे हैं, तो वो खुद यूजर है या फिर उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प चाहिए होती है?
सी फॉर्म 15 सीए इज बेसिकली डिक्लेरेशन जो यूजर खुद अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके फाइल कर सकता है। ओके। बट वो फाइल करने के बाद सीए मस्ट नीड टू वेरीफाई दैट फॉर्म विच इज फॉर्म 15 सीबी। तो 15 सीए इज द डिक्लेरेशन जो यूजर खुद फाइल कर सकता है, और 15 सीबी इज द बेसिकली सीए सर्टिफिकेशन जो भी रिप्रेजेंटेटिव सीए होगा वो करेगा। एज यू सेड लाइक $1 million, $1 million का रिस्ट्रिक्शंस है टू सेंड मनी अब्रॉड। तो आरबीआई ने $1 million क्यों रखा हुआ है? उसके पीछे कोई लॉजिक है? Yes. Definitely, here are some logics. First, इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई डोंट वांट कि इंडिया का पैसा बिना किसी लिमिटेशन के इंडिया के बाहर जाए। दे वांट कि whatever money you are sending abroad, first you need to pay tax to इंडियन गवर्नमेंट। क्योंकि इंडिया में वो पैसा अर्न हुआ है, मींस इंडिया में वो इनकम जनरेट हुई है, तो इंडियन गवर्नमेंट वांट सम टैक्सेस ऑन दैट इनकम। तो फर्स्ट इज द, इफ वो लिमिटेशन नहीं होंगे तो एनी अमाउंट कैन बी ट्रांसफर, तो उस पर कोई चेक नहीं होगा। तो to put checkpoint they put this limitation, first point। second, अगर इंडिया से कोई भी पैसा बाहर जा रहा है तो मींस वो पैसा इंडिया में कंज्यूम नहीं हो रहा, वो पैसा दिस दैट मनी इज कंज्यूमिंग आउटसाइड द इंडिया, तो दैट विल इम्पैक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पे उस अमाउंट से कम हो जाएगी इंडिया की। थर्ड, अगर कोई भी अमाउंट में एनआरई टू एनआरओ ट्रांसफर कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरे को वहां पे डॉलर खरीदना पड़ रहा है। मेरे को अगर वो पैसा ट्रांसफर करना है तो मेरे को फॉरेन फॉरेन करेंसी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। दैट मीन्स मेरे को रुपी सेल करना पड़ेगा और दैट फॉरेन करेंसी बाय करनी पड़ेगी, तो मेरे फॉरेक्स रिजर्व को भी इम्पेक्ट नुकसान। करेगी। तो ओके। दैट्स व्हाई दिस लिमिटेशंस आर देयर। ओके। नाउ व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग आवर फंड्स टू अब्रॉड, तो हर केस में 15C एंड 15CB दोनों रिक्वायर्ड होते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस 15 सीए एंड 15 सीबी इज रिक्वायर्ड, बट अगर आप कुछ छोटा ट्रांजेक्शन करते हो दैट इज अप टू 5 लाख रुपीज, तो यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर विदाउट 15 सीबी। यू कैन फिल ओनली पार्ट ऑफ 15 सीए, तो दैट कैन बी डन डायरेक्टली। सो 15CA जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो इजी है, मतलब कोई भी जाके कर सकता है, या फिर उसमें भी हेल्प की रिक्वायर्ड होती है? नहीं, मोस्ट इट इज बेसिकली ऑनलाइन फॉर्म। यू हैव टू लॉग इन योर इनकम टैक्स पोर्टल, वहां पे वो आपको दिख जाएगा फॉर्म्स में 15 सी है। तो वहां पे आपको बेसिक डिटेल्स वो मांगते हैं, बेसिकली योर डिटेल्स, रेमिटर्स की डिटेल होगी, रेमिटी किसको आप पैसा भेज रहे हो, किस कंट्री में आप पैसा भेज रहे हो, कितना अमाउंट भेज रहे हो, क्या सोर्स था उसका। तो यू कैन फिल इट लाइक इन 5-10 मिनट्स। ओके। लाइक अब आप कह रहे हैं कि 15CA 15CB मैंडेटरी है कोई भी पेमेंट बाहर भेजने के लिए। तो इसके अंदर अगर मैं विदाउट 15CA 15CB पेमेंट भेजता हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? बैंक हमें पेमेंट नहीं करने देगा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे पीछे आएगा? ओके, तो बेसिकली जो फॉर्म 15 सी या फॉर्म 15 सीबी, दैट इज द कंप्लाइंस चेक फॉर बैंक ऑल्सो। तो विदाउट 15 सी एंड 15 सीबी बैंक वोंट परमिट यू टू सेंड मनी टू अब्रॉड। इट इज कंप्लाइंस चेक फॉर बैंक, बट समहाउ वी बैंक मिस्ड और कुछ हो गया, उनसे मिस हो गया, तो इनकम टैक्स ड्यूरिंग स्क्रूटनी आस्क यू टू प्रेजेंट द फॉर्म 15 सी एंड 15 सीबी। इफ यू फेल टू प्रेजेंट दैट, तो दे कैन सेंड यू नोटिस, दे कैन पेनलाइज यू। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी आप ट्रांसफर करो यू मस्ट फाइल 15 सीए, और अगर वो 5 लाख से बड़ा ट्रांसफर है तो सीए सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। Now, when we are talking about 15CA and 15CB, uh, we used to listen like we should have lower TDS certificate. So why it is mandatory and what is the use of lower TDS certificate while filing 15CA and 15CB? सी व्हाट इनकम टैक्स एक्ट सेज कि इफ यू आर एनआरआई तो यू हैव डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, तो उस सब इनकम पे एक अलग अलग टीडीएस रेट्स डिफाइन है। लेट से अगर आपकी कोई अदर सोर्स से इनकम है तो उस पर 30% का टीडीएस आपको पे करना है। तो इफ यू आर एन एनआरआई, आपको कोई अदर सोर्स से इनकम है, उस पर 30% टीडीएस आपको पे करना है, बट आपकी उसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, दैट्स द ओनली इनकम। तो यू में गेट बेनिफिट ऑफ द प्रोग्रेसिव रेट। तो उस केस में आपको हो सकता है उस पर 30% फ्लेट पे नहीं करके उस पे प्रोग्रेसिव रेट में 10 लाख अगर वो इनकम है तो उस पे 2 लाख या 1 लाख या 1.5 लाख रुपए कुछ पे करने पड़े। तो इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट, तो आपको सीधा उस पे 10 लाख पे 3 लाख रुपए पे करने हैं। बट आपको अगर असेसिंग ऑफिसर को आप कन्विंस करते हो कि मेरी इसके अलावा अदर कोई इनकम है नहीं, तो ही विल गिव यू द लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट कि इसका स्लेब के हिसाब से इस पे टीडीएस जो बनता है वो 1 लाख ये रुपए बनता है।
तो आप 1 लाख रुपए डिडक्ट करो, तो इन दैट सिनेरियो जो 2 लाख रुपए वो उसका अपफ्रंट सेविंग हो गया. ही डज नॉट नीड टू वेट टिल द फाइनेंशियल ईयर एंड, उसके बाद जब रिटर्न फॉर्म स्टार्ट होंगे तो रिटर्न फाइल करके उसको रिफंड क्लेम करे. डे वन पे उसको सेविंग है, वो उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है, कहीं और यूज कर सकता है. ओके, सो लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट लाना इजी है, खुद कर सकते हैं, या फिर इट विल बी डन बाय अ सीए, और ये कितना टाइम दे देता है प्रोसेस? बेसिकली जो टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बट वो असेसिंग ऑफिसर आपकी नहीं सुनेगा. असेसिंग ऑफिसर नीड सम एक्सपर्ट एडवाइस ऑन दैट कि इस बंदे का, लेट्स से आई एम सेइंग कि मेरी इनकम रुपए, बट हाउ विल यू जस्टिफाई दैट इनकम. तो दैट्स व्हाई ऑलवेज दे आस्क फॉर द सीए सर्टिफिकेट, कि आप अपना ओके, जो भी सीए उससे एक सर्टिफिकेट लाके दे दो कि आपकी इनकम यही है, इस इनकम के अलावा आपकी कोई और इनकम है नहीं. तो आफ्टर दैट सीए सर्टिफिकेट असेसिंग ऑफिसर को एक भरोसा हो गया कि इस बंदे की इनकम इतनी है, तो आफ्टर दैट ओनली ही विल इश्यू द टीडीएस, लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट. ओके, सो यू मीन लाइक 15 CB जब सीए बना रहा है, तो वो भी हमारी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम को वेरीफाई करते हैं? Yes, yes, definitely. Whenever any CA is producing 15 CB, so he will check what was the source of income, from where that money comes into your account, and where you are sending that money. So after verifying all these documents, he will issue the form 15 CB. तो वो definitely check करता है वो सब चीजें. Okay, like in last, I want to ask, what's the smartest tax saving strategy for reparting NRO funds abroad without double taxation? See, before transferring any fund, always check the DTA between India and your residence country. If you clearly check what DTA says about your source of income, so you can definitely save the money. For an example, if we talk about the DTA between India and USA, capital gain, any capital gain in Indian shares will be taxable only in India only, right? तो इन दैट सिनेरियो अगर कोई कैपिटल गेन इंडिया में होता है, उस पर आप ऑलरेडी इंडियन टैक्स पे कर चुके हो, तो दैट मनी इज फ्री फ्रॉम एनी टैक्स नाउ. तो यू कैन सेंड दैट मनी डायरेक्टली टू यूएसए. तो यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स टू यूएस गवर्नमेंट नाउ. तो इफ यू नो कि डीटीए सेज दिस, तो यू कैन सेव दैट डबल टैक्सेशन फर्स्ट. सेकेंड, यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट्स. अगर आपको पता है कि मेरी इनकम सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, मेरा जो टीडीएस कटा है वो ज्यादा है, मेरे को कम टीडीएस कटवाना था, तो यू कैन आस्क फॉर लाइक लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट. तो इन दैट सिनेरियो आपका जो टीडीएस सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे आप लोअर टीडीएस और लोअर टैक्स पे कर सकते हो. थर्ड इज द टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर इज मैटर्स. लाइक जो लिमिट है यूएसडी $1 million की, दैट रीसेट एवरी फाइनेंशियल ईयर. तो अगर आप फंड ट्रांसफर 1 अप्रैल को करने वाले हो, तो उसको 31 मार्च करते हो, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास पूरी लिमिट वापस से अवेलेबल है. तो दैट टाइमिंग मैटर्स कि आप कब ट्रांसफर कर रहे हो, कितना ट्रांसफर कर रहे हो, किसको ट्रांसफर कर रहे हो. तो विद दिस बेसिक चेक्स यू कैन डेफिनेटली सेव योर टैक्सेस. Thank you, CA Gagan sir, for answering us. Thank you for your valuable time. It will help many NRIs to transfer funds from NRO to NRE and NRE to NR. Thank you, Shubham. Okay.